प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। इतिहास की क्लास चल रही है और इतिहास के तहत आप क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के तहत 3 वीडियो क्लास मैं आपको दे चुका हूं, यानी मौर्य साम्राज्य जानने के स्रोत, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप सबने वो सारी वीडियो देख करके अपनी अच्छी सी नोट्स बना ली होगी। अगर अभी तक नहीं बनाई है तो उसको अवश्य बना लें, क्योंकि अगर तैयारी करनी है तो नोट्स होना काफ़ी ज़रूरी है, वो भी आपका खुद का बना हुआ। इसी वीडियो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, करंट की वीडियो में बहुत जल्द ही आपके लिए लेके आने वाला हूँ, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तब तक ये सारी वीडियो क्लास जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो देख ले, और इसके पीछे भी जो भी क्लास अभी तक आप लोगों से छूटी है उसको तब तक देख ले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के तहत आज हम पढ़ेंगे शासक सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास का एकमात्र व्यक्तित्व है जिसे समझने के लिए किताबों के सबसे अधिक पन्ने हमें पलटने पड़ेंगे। यानी एकमात्र ऐसा शासक जिसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो अगर हम जितना पढ़ना चाहें उतना कम पढ़ते जाता है, किताबों के पन्ने पलटते जाते हैं। ठीक है, चलिए सम्राट अशोक के कालक्रम की बात करें तो सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व बिंदुसार का पुत्र था। जन्म इसका 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। माता का नाम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, इसकी माता का नाम अगर हम देखें तो बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन है एक ही। ठीक है, तो महाबोधि, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि में इसकी माता का नाम धम्मा या धर्मा मिलता है। वैसे ही दिव्यावदान में पाशादिका मिलता है, और अशोकावदान माला में शुभद्रांगी मिलता है। ठीक है, और स्मिथ अपने ग्रंथ अशोका में भी अशोक की माँ का नाम शुभद्रांगी बताते हैं। ठीक, तो यानी कि अगर कभी भी पूछे अशोक की माँ का क्या नाम था तो पहला आंसर अपना क्या होगा? शुभद्रांगी। अब शुभद्रांगी ऑप्शन में नहीं है तो हम धम्मा पे जा सकते हैं, पाशादिका पे जा सकते हैं, या धर्मा पे जा सकते हैं, जो ऑप्शन में दिया हो वो। ठीक है, अशोक पहला ऐसा शासक था पूरे भारतीय इतिहास का जिसने अपने आदेशों को शिलालेखों पर खुदवाया। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि पूरे भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक जिसने अपने आदेशों को, अपनी राजाज्ञाओं को शिलालेखों पर खुदवा करके साम्राज्य के कोने कोने में लगवाया। ठीक है, तो उसी तरह जो लेख इसने लिखवाए शिलालेख, उन लेखों में अगर हम देखें तो उन लेखों में इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है देवानामपी। इसे देवानामपी कहा गया है। भाब्रू अभिलेख इसका एक है, उसमें अशोक को प्रियदर्शी, और अगर पाली भाषा में कहें या ब्राह्मी लिपि में कहें तो प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी तथा मस्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है। इसकी अगली वीडियो क्लास जो आपकी आएगी ना, वो होगी अशोक के शिलालेख, और उन्हीं शिलालेखों में हम देखेंगे कौन कौन से उसके शिलालेख हैं और कहाँ कहाँ उसके बारे में क्या क्या कहा गया है, किसने इसका सामंजस्य अशोक से लगाया। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, अभी जितना दे रहा हूँ उतना आप ध्यान में रखिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस शासक को उसके लेखों में देवानामपी कहा गया, तो अशोक अपना आंसर हो जाएगा। वैसे ही पूछ लेता है कि अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो भाब्रू अभिलेख हो गया। पूछता है कि इनमें से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मस्की अभिलेख हो गया। ठीक है, और वहीं 4 और अभिलेख हैं जिसके बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक है मस्की, एक है गुर्जरा, एक है नेतुर और एक है उडेगोलम। ये कहाँ कहाँ है? जब हम अभिलेख पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम, इन अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है, यानी जो इसका नाम है इतिहास में वो अशोक नाम हमको इन्हीं 4 अभिलेखों में मिलते हैं, मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम में। ठीक है, ये पॉइंट विशेष तौर पे ध्यान में रख लेना है कि अशोक का व्यक्तिगत नाम किन अभिलेखों में मिलता है, तो ये 4 मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम अभिलेख में। ठीक है, अब चलते इसके व्यक्तिगत जीवन की तरफ। माँ का नाम तुमने देख लिया, शुभद्रांगी। अब इसकी पत्नियों की चर्चा करें तो पत्नियों की बात करें तो इसके अभिलेख, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और उस समय के अन्य जितने भी ग्रंथ थे उन सारे ग्रंथों का निचोड़ जो है उससे अगर निकाला जाए तो इनकी 5 पत्नियों की चर्चा मिलती है। ठीक है, इनकी जो प्रथम पत्नी है वो है महादेवी या देवी, ठीक, जो नाम मिलता है, और
इस महादेवी या देवी से अशोक की जो दो संतानें उत्पन्न हुई, वो एक तो महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ अशोक की पहली पत्नी महादेवी या देवी से। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय कुल की नहीं थी, इस वजह से इसे पटरानी का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, अशोक की पटरानी, पटरानी का मतलब जब कई रानियां होती थी तो एक सबसे प्रमुख रानी होती थी, यानी मुख्य रानी होती थी, जिसे इतिहास में कहा जाता था पटरानी। समझ गए? ठीक है, तो अशोक की पटरानी असंघमित्रा या असंधिमित्रा। ठीक, अशोक की अन्य रानियों की बात करें तो उसके अभिलेखों में जिस रानी की चर्चा मिलती है वो है करुआ की। प्रयाग स्तंभ लेख में इसका नाम मिलता है और अशोक के एक पुत्र तीवर का जन्म इससे हुआ था, यानी तीवर की माता है करुआ की। ठीक है, अगली पत्नी जो इसकी चौथी पत्नी है वो है तिष्यरक्षा। इसकी चर्चा हमको बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, बौद्ध ग्रंथों में मिलती है और पता चलता है इसने बोध गया में स्थित बोध वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। ठीक, तो इस वजह से इसकी चर्चा की गई है। पांचवी पत्नी इसकी है पद्मावती। पद्मावती अशोक के पुत्र कुणाल की माँ। ठीक है, तो ये इसकी रही पत्नियां, ये ध्यान में रख लेना है। दो पे विशेष ध्यान रखिएगा, एक तो इसकी पटरानी कौन थी, दूसरी कि अशोक के अभिलेखों में उसकी किस पत्नी का जिक्र किया गया है तो वो है करुआ की, और तीसरी जो आपको ध्यान में रखना है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि अशोक की कौन सी ऐसी पत्नी थी जिसने बोध वृक्ष, यानी जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष की बात की जा रही है। ठीक है, बोध वृक्ष को क्षति पहुंचाई। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कल से एक क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो मैंने शुरुआत में ही जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाया था ये बताया था कि जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे निर्वाण का मतलब कि मृत्यु, लेकिन जैसे ही हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं वैसे निर्वाण का मतलब कि उनको ज्ञान की प्राप्ति, और बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहते हैं या कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो अशोक के दो पुत्रों का जिक्र उनमें मिलता है, एक है महेंद्र और एक है कुणाल, और दो पुत्रियों की चर्चा मिलती है संघमित्रा एवं चारुमती। ठीक है, तो ये बौद्ध ग्रंथों में। अशोक का एक और पुत्र है जिसका नाम है जालोक, और इसकी चर्चा मिलती है राजतरंगिणी में, और राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, कल्हड़ जो है ये राजतरंगिणी के लेखक है, और राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और राजतरंगिणी ऐतिहासिक दृष्टिकोण की पहली पुस्तक है जिसमें घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन किया गया है भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो अंततः जो अशोक का पारिवारिक जीवन है उसके संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकला कि अशोक की 5 पत्नियां, 4 पुत्र और 2 पुत्रियां। ठीक है, इनका उल्लेख विभिन्न स्रोतों में हमें मिलता है, यानी अशोक की 5 पत्नियां हैं, 4 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां। अब अशोक के राजा बनने की कहानी देख लेते हैं कि अशोक राजा कब बना। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है कि 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ठीक, 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, लेकिन अभी राज्याभिषेक इसका नहीं हुआ। राज्याभिषेक हुआ इसका 269 ईसा पूर्व में, यानी 4 वर्ष का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये 4 वर्ष का अंतर क्यों आया? ठीक, तो उसके पीछे काफ़ी कहानियां हमको मिलती हैं, कुछ की चर्चा मैं यहाँ कर देता हूँ कि बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम, अगर सुसीम आपको याद होगा तो इसकी पिछली वीडियो क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे बिंदुसार के बारे में तो वहाँ हमने देखा था कि सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल या प्रशासक था, और तक्षशिला के लोगों ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया था और सुसीम उसको दबा नहीं पाया था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक जो उज्जैनी या अवंती या मालवा का प्रशासक या राज्यपाल था, वो उस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला पहुंचता है, विद्रोह को दबाता है, और वहाँ की जनता ये कहती है कि हमें बिंदुसार से, यानी कि अपने राजा से कोई रोष नहीं है, न ही हमें अपने प्रशासक या राज्यपाल से कोई रोष है, हमें जो कष्ट है वो अमात्य यानी मंत्रियों से है। ठीक है, तो 2 कहानियाँ मिलती हैं, एक तो अशोक तक्षशिला का भी प्रशासक हो जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार अभी मानते हैं कि नहीं, अशोक चला आता है फिर दोबारा तक्षशिला में विद्रोह होता है जिसे सुसीम ही दबाता है, और तक्षशिला का प्रशासक या राज्यपाल सुसीम ही रहता है। ठीक, बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था, परंतु मंत्री राधा गुप्त की सहायता से अशोक मगध का शासक बना। तो अशोक के मंत्री का क्या नाम रखेंगे? राधा गुप्त। ये ध्यान में रख लेना है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध का सिंहासन प्राप्त करते हैं, वैसे ही अशोक अपने मंत्री या एक मुख्यमंत्री राधा गुप्त की सहायता से सुसीम को गद्दी से तो नहीं कह सकते हैं,
यानी सुसीम को गद्दी पर बैठने से रोक देता है और खुद मगध का शासक बन जाता है। वहीं सिंघली यानी श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ दो, दीपवंश और महावंश। ठीक है, तो सिंघली बौद्ध अनुश्रुतियों और ग्रंथ की बात करें तो दीपवंश और महावंश। सिंघली बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजा बना, ऐसा कहा गया है। श्रीलंका के जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, यहाँ ध्यान रखिएगा, सिंघली द्वीप श्रीलंका का प्राचीन नाम। ठीक है, लेकिन अब इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आगे चल के उसके अभिलेखों में कई उसके भाइयों का जिक्र भी मिलता है। ठीक, या ये कह सकते हैं कि उसने बाद में चल के बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस वजह से बौद्ध धर्म की महत्वता को दर्शाने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति इतना हिंसक होने के बाद कैसे वो बौद्ध धर्म अपना लेता है और हिंसा का रास्ता छोड़ देता है। वहीं कुछ इतिहासकार इसे, जब ये अपने 99 भाइयों का कत्ल करता है, वहीं कुछ बौद्ध ग्रंथ इसके लिए चंड अशोक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी क्रूर अशोक शब्द का। ठीक है, तो ये अलग बात है कि वो हाँ, यहाँ सीधा सा स्पष्ट है कि ऐसा कहा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म की महत्वता को और बढ़ाने के लिए कि इतना बड़ा हिंसक आदमी कैसे इतना जल्दी जो है कैसे बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के अहिंसक हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस वजह से इनको इस पॉइंट को कि सिंघली अनुसूचियों में जो कहा गया है कि अशोक अपने 99 भाइयों को कत्ल करके राजा बना या हत्या करके राजा बना, उसे इतिहासकार नकार देते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन बनता है अशोक से, जो छोटे एग्जामों का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्यारोहण से पहले अशोक कहाँ का प्रशासक या राज्यपाल था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पीछे भी हम लोगों ने देखा था उज्जैनी। अब 16 महाजनपदों से अगर हम जोड़े तो अवंती की राजधानी बैठता है। ठीक है, तो उज्जैनी कह ले या अवंती कह ले या मालवा, तो ये तीनों में से जो ऑप्शन में हो वही अपना आंसर। ठीक है, अशोक की कलिंग विजय, जब अशोक जब राजा बना तो कहा जाता है कि उसने केवल अपने जीवन काल में केवल एक ही युद्ध लड़ा और वो था कलिंग का युद्ध। तो कलिंग की विजय उसने जो की वो समय था 261 ईसा पूर्व। अब कलिंग की विजय क्यों करनी पड़ी, यहाँ ध्यान रखना है कि कलिंग फिर विजय सबसे पहले की थी महापद्म नंद ने, नंद वंश का जो शासक था, और तब से कलिंग रहा मगध के ही अधीन। लेकिन बिंदुसार के समय या उसके आखिरी समय किसी तरह कलिंग जो है वो मगध से मुक्त हो जाता है या मगध के प्रशासन से अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। और जब अशोक शासक बनता है तो सबसे पहला आक्रमण वो करता है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर ही। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष, ठीक, अब ये नया शोध है कि कहीं कुछ किताबों में लिख दिया गया था कि 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष, लेकिन अब सारे इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि अशोक अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष कलिंग की विजय किया। ठीक है, और इस कलिंग की विजय का उल्लेख अशोक अपने 13वें बृहद शिलालेख में करता है। ठीक, और उस लेख में ये बताया गया कि इस युद्ध की जो भीषणता थी, कलिंग युद्ध की भीषणता का गहरा प्रभाव अशोक पर पड़ा और उसने युद्ध नीति का सदा के लिए त्याग कर दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपना ली। ठीक है, अब कलिंग युद्ध की बात की जाए तो उसमें ये उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में, अशोक खुद ये उत्कीर्ण करवाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए और उन्हें कलिंग से निर्वासित कर दिया गया। ठीक, और इसका गहरा प्रभाव अशोक के मन मस्तिष्क पर पड़ा और अशोक उसी समय दिग्विजय की नीति यानी विजेता बनने की नीति त्याग देता है और धम्म विजय का मतलब, धम्म का मतलब यहाँ ध्यान रखिएगा, पाली में धर्म को धम्म कहते हैं। ठीक है, तो धर्म के रास्ते पर चल गया। ठीक, तो उसने दिग्विजय की नीति त्याग दी और धम्म विजय की नीति अपना ली। अब अशोक के विजय अभियान की बात करें तो कितना क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में था इसको हमें देखना होगा। ठीक, तो द्वितीय बृहद शिलालेख से इसकी चर्चा कुछ हमें मिलती है। वहाँ बताया गया है कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का एक और नाम हमें मिलता है, ताम्रपर्णी को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारत में था। ठीक है, ये सबसे दक्षिण के राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी, भारत के नक्शे में अगर देखें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से एक सीधी सीधी लाइन खींच दीजिए। ठीक है, उसके नीचे का हिस्सा जैसे केरल, तमिलनाडु, इन सारे हिस्सों में ये छोटे छोटे राज्य स्थित थे। चोल के बारे में हम जानते ही हैं कि जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वह वहाँ। ठीक है, केरल पुत्र के बारे में हम जानते ही हैं, जो केरल का क्षेत्र है वो वहाँ। सत्यपुत्र और पांड्य, चोल और केरल, और चोल केरल और तमिलनाडु के बीच का जो क्षेत्र था वो था पांड्यों के अधीन। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान में रखना है। अशोक का समकालीन या अशोक जब मगध का शासक बना तो उस समय सिंघल नरेश यानी श्रीलंका का राजा था तिष।
ये ध्यान में रखना है। आगे चल के अशोक ने 2 और विजय की, वो थी नेपाल और खश की। तो अशोक ने नेपाल और खश को जीता। नेपाल का तो संदर्भ समझ में आता, लेकिन खश का संदर्भ इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद पैदा करता है। ठीक है, राज तरंगिणी, जैसा कि अभी शुरुआत में बताया कि राज तरंगिणी की रचना की थी कल्हड़ ने, और राज तरंगिणी से ये पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर, ध्यान रख लेना है, नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया था। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक। ठीक है, नेपाल में देवपत्तन की स्थापना किसने की थी, तो अशोक। याद रहेगा ना, तो ये भूलना नहीं चाहिए। और इसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है, कश्मीर के ऊपर जो किताब लिखी गई है, कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में जो किताब लिखी कल्हड़ ने, राज तरंगिणी, वो कल्हड़ हमें बताता है कि जब अशोक कश्मीर पे जब उसने अधिकार किया तो वहीं पे श्रीनगर नामक नगर बसाया। वहाँ से जब नेपाल को पहुँचा तो नेपाल में उसने देवपत्तन नामक नगर बसाया। ठीक, भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक का था। ठीक, ये पॉइंट ध्यान में रख लेना है। जितना बड़ा साम्राज्य अशोक का था, उतना बड़ा साम्राज्य आगे चल के किसी भी शासक ने, चाहे प्राचीन काल का हो, चाहे मध्यकाल का हो, चाहे आधुनिक काल में अंग्रेज हो, किसी ने भी इतने बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं किया था जितने बड़े क्षेत्र पर शासन अशोक ने किया था। अब अगर बात करें कि अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ विस्तृत था, ठीक है, तो अशोक के साम्राज्य में आज के अफगानिस्तान को ले लीजिए, ठीक है, नेपाल को ले लेना है, पाकिस्तान को ले लेना है, बांग्लादेश को ले लेना है। ये 4 देश, जो एक तो भारत से का पड़ोसी नेपाल, बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात हम करें तो कभी न कभी भारत के अधीन रहे ही हैं या भारत का हिस्सा रहे ही हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित संपूर्ण उत्तर भारत शामिल था। जैसा मैंने शुरुआत में बताया ना कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की नीचे एक लाइन खींच देनी है, वहीं हमें चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र और केरल पुत्र वाले हिस्से को छोड़ देना है, श्रीलंका वाले हिस्से को छोड़ देना है। बाकी पूरे भारत के साथ साथ वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये सारा का सारा क्षेत्र अशोक के अधिकार में था। और ये पूरी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। वहाँ ऑप्शन देगा, ब्रिटिश का, अशोक का, अकबर का, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो अपना आंसर क्या होगा, अशोक। जितना बड़ा साम्राज्य अशोक का था उतना बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं था। ठीक, तो ये अशोक का थोड़ा सा जीवन परिचय, उसके राजगद्दी पर बैठना, उसकी विजय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो क्लास में उसके अभिलेख के बारे में। अभिलेख पढ़ेंगे और अशोक का धम्म पढ़ लेंगे। ठीक है, कि अशोक कैसे बौद्ध धर्म को अपना लेता है और एक नास्तिक बौद्ध बन जाता है, कौन उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है। ये चीज़ें हम देखेंगे अगली क्लास में। और आप लोग थोड़ा सा अपने आप में उत्साह जगाइए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये इंतजार करेंगे कि परीक्षा की तिथि आएगी तब पढ़ा जाएगा, तो हो सकता है तब तक बहुत लेट हो जाए, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो परीक्षा कैंसिल होने के बाद लगातार लगे होंगे। और ये मेरी वीडियो क्लास सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, जितनी भी परीक्षाएं हैं लगभग सभी में ये समान रूप से उपयोगी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे विद्यार्थी, चाहे उनको वनडे देना हो, चाहे सिविल देना हो, वो सारे के सारे इस वीडियो क्लास को एक क्लास की तरह देखा करें। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, आप देखिए इसका कितना बेनिफिट आपको मिलता है। तो इतना आप तैयार करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी लेकर, यानी मौर्य साम्राज्य से ही, और उस बीच बीच में करंट की भी कुछ वीडियो हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।